ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम प्रस्तुत वीडियो में बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित पाठ्य पुस्तक है प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित जो चौथा अध्याय है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और इनके द्वारा रचित जो निबंध है कुटज, उसके बारे में आज हम प्रस्तुत वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहले हमारा जो चर्चा का बिंदु है इस प्रकार रहेगा। पहले हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व कृतित्व और फिर दूसरा कुटज जो निबंध है उसका मूल भाव या उसकी कथा वस्तु या उसका सारांश उसको पढ़ेंगे और तत्पश्चात प्रस्तुत निबंध के जो व्याख्या की दृष्टि से परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण अंश है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, और जिस कंटेंट या विषय वस्तु की चर्चा कर रहे हैं ये महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। तो पहले हम सर्वप्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय या व्यक्तित्व और कृतित्व है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी और देहावसान 1979 में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी संस्कृत और ज्योतिष के विद्वान थे। संस्कृत और ज्योतिष पे इनकी अच्छी पकड़ थी। 1930 ईस्वी में वे गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के निमंत्रण पर शांति निकेतन में हिंदी के प्राध्यापक बनकर गए थे। शांति निकेतन का शांत और साहित्यिक वातावरण उनकी साहित्य साधना के लिए वरदान सिद्ध हुआ। वहाँ वे 1950 ईस्वी तक रहे। फिर वे हिंदू विश्वविद्यालय काशी में हिंदी की प्रोफेसर बनकर बनारस आ गए। भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए 1957 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। द्विवेदी जी की बहुमुखी प्रतिभा निबंध, उपन्यास, समालोचना आदि अनेक विधाओं में उद्भासित हुई है, प्रकट हुई है। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये जो कृतियां हैं ये सब उपन्यास हैं। 4 उपन्यास लिखे थे, बहुत अच्छे हैं। नाथ संप्रदाय, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर, संदेश रासक, ये आलोचना ग्रंथ हैं। विचार प्रवाह, अशोक के फूल, कुटज, विचार विमर्श, विचार और वितर्क, कल्पना, हमारी साहित्यिक समस्याएं, ये निबंध संग्रह हैं। आदि उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। निबंधकार के रूप में द्विवेदी जी की विशिष्ट पहचान है। उन्होंने विचारात्मक, आलोचनात्मक, गवेषणात्मक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैयक्तिक आदि सभी प्रकार के निबंध लिखे, किंतु उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान ललित निबंध को स्वतंत्र और गंभीर विधा के रूप में स्थापित करने में है। उनके निबंध सांस्कृतिक गरिमा और मानववादी विचारधारा से मंडित है। पांडित्य, सरसता, गंभीरता, विनोद प्रियता, प्राचीनता और नवीनता का समन्वय, पूर्वी और पाश्चात्य विचारधाराओं का समन्वय आदि उनके निबंधों की प्रमुख विशेषताएं हैं। लालित उनके निबंधों की महत्वपूर्ण पहचान है। लालित का तात्पर्य सुंदरता।
वे अत्यंत गंभीर और गहन बात को सहज, सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त हैं। उनके निबंधों में तत्सम शब्दावली और पांडित्यपूर्ण विवेचन की प्रधानता मिलती है, पर उनके निबंध कहीं भी नीरस और शुष्क नहीं होते हैं। तो ये संक्षिप्त में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संक्षिप्त परिचय है। अब हम अगला हमारा जो चर्चा का बिंदु है, जिस विषय पर चर्चा करेंगे, वो कुटज निबंध है। उसका मूल प्रतिपाद्य या यूँ कहें कि इसका सारांश है, उसकी हम चर्चा करेंगे। अगला हमारा जो बिंदु है कुटज कुटज निबंध का प्रतिपाद्य विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद कुटज निबंध का मूल संदेश या कुटज निबंध का प्रतिपाद्य या इस निबंध का सारांश या इसकी कथा वस्तु है, उसकी हम नंबर 2 पे चर्चा कर रहे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधों में से एक निबंध कुटज है। इस निबंध में द्विवेदी जी ने कुटज नामक छोटे से वृक्ष के माध्यम से मनुष्य की जिजीविषा का मतलब है जीने की इच्छा, को सरल ढंग से रेखांकित किया है। कुटज अपने आकार में छोटा होने पर भी पर्वत के पत्थरों को फोड़कर उगता और लहराता रहता है। विषम परिस्थितियों में भी उसकी हरियाली गमकती रहती है। द्विवेदी जी का यह ललित निबंध कुटज को मनुष्य की जीवनी शक्ति का प्रतीक बताते हुए स्पष्ट करता है कि जो मनुष्य अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है और विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी जीवंतता को बनाए रखता है, वही मनुष्य इस धरती पर अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। कुटज निबंध के मूल संदेश या प्रतिपाद्य को या इसकी कथा वस्तु को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो ये 5-6 पॉइंट है, इसके अनुसार हम इस निबंध की जो मूल संदेश या मूल प्रतिपाद्य है उसको हम समझ सकते हैं, समझेंगे या समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, जीवन में संघर्षरत रहना चाहिए। जीवन में संघर्षरत रहना चाहिए। जिस प्रकार से छोटा सा वृक्ष कुटज चट्टानों की ऊबड़ खाबड़ धरती के मध्य भी जमा रहता है और विपरीत परिस्थितियों में भी हरियाली से लहराता रहता है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी जीवन संघर्ष के मध्य आने वाले ककरीले और कटीले पथ से घबराना नहीं चाहिए, अपितु अडिग भाव से उसे जमे रहना चाहिए। और जो मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष करने की शक्ति रखता है, वही अपने जीवन में सफल हो पाता है। यानी समस्याएं, परिस्थितियां जीवन में आएंगी, लेकिन व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। उन परिस्थितियों से, उन समस्याओं से व्यक्ति को जूझना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य, जीवन का नाम ही संघर्ष है। हर मोड़ पे, हर कदम पे आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करने से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। तो जीवन में संघर्षरत रहना चाहिए, नंबर 1 बिंदु। नंबर 2, जिजीविषा बनाए रखना। कुटज के माध्यम से निबंधकार ने गहरी जिजीविषा का परिचय दिया है। जिजीविषा यानी जीवन जीने की इच्छा। कुटज के माध्यम से निबंधकार ने गहरी जिजीविषा का परिचय दिया है और कहा है कि मनुष्य को अपने जीवन को अरण्य मानते हुए, जीवन क्या है? अरण्य एक जंगल के सदृश है।
उसमें प्रवेश करना चाहिए और अपने लिए आवश्यक भोग सामग्री का अर्जन करना चाहिए। जंगल में विशाल अथाह विरासत है, संपदा है, अब काम की चीज़ है, उसको ग्रहण करो जंगल में से। विपत्तियों को देखकर कदापि घबराना नहीं चाहिए, तभी लक्ष्य में सफल हुआ जा सकता है। यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो जिजीविषा बनाए रखनी चाहिए। नंबर 3, आत्मशक्ति रखना, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति में होना आवश्यक है। प्रस्तुत गद्यांश में निबंधकार ने बताया है कि या प्रस्तुत निबंध में निबंधकार ने बताया है कि मनुष्य को जीवनी शक्ति बनाए रखने के लिए संघर्षों के बीच से तथा निराशा के काले बादलों से जीवन रस प्राप्त कर लेना चाहिए। जिजीविषा तो बहुत बड़ी शक्ति है। यदि इस जीवनी इच्छा से बड़ी कोई शक्ति है तो वह है आत्मा की शक्ति। आत्मा की शक्ति ही यानी आत्मशक्ति। कभी भी क्या है, व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। हर समय क्या है, अपनी आत्मा को जिंदा रखना चाहिए। कभी भी क्या है, आत्मा में मलिनता नहीं आनी चाहिए। नंबर 4, समष्टि भाव रखना, यानी सबके प्रति समान दृष्टि रखना। कोटज के माध्यम से लेखक ने यह विचार भी व्यक्त किया है कि व्यक्ति को अपने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, उसे अपने भीतर सारी समष्टि को और सारी समष्टि में अपने आप को देखना चाहिए। जो मनुष्य केवल अपने लिए जीता है वह स्वार्थी होता है, महाघोर स्वार्थी होता है, किंतु जो संपूर्ण समष्टि के लिए जीता है, इतिहास हमेशा उसे याद रखता है और उसका युगों युगों तक आदर और सम्मान होता है। तो समष्टि भाव यानी सबको समान रूप से देखना और समान रूप से समान भाव रखना, किसी को छोटा किसी को बड़ा, इस तरह की भावना। हर जीव का सम्मान करना, चाहे वो पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, जीव जंतु है, तो उनमें क्या है, दया भाव, ममता, करुणा, ये समान रूप से सबके प्रति रखना चाहिए। नंबर 5, अनासक्त भाव से जीना। आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तृष्णाएं नहीं होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। तो मनुष्य विधाता की इच्छा से जीता है, अतः यदि वह किसी दूसरे व्यक्ति को सुख अथवा दुख पहुंचाने का अभिप्राय पालता है तो वह पूरी तरह से गलत है। मनुष्य को अनासक्त भाव से अपने जीवन को जीना चाहिए और निरंतर कर्मरत रहना चाहिए। उसे अपने लिए नहीं अपितु संपूर्ण सृष्टि व समष्टि के लिए जीवन जीना चाहिए। स्वार्थी नहीं होना चाहिए व्यक्ति का। परमार्थ को हर समय ध्यान में रखना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है कि स्वार्थ भी होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में क्या है, परमार्थ भी व्यक्ति को करना चाहिए। अपने लिए तो पशु भी जीते हैं, किंतु जो दूसरों के लिए जीता है उसके जीने का मजा ही कुछ और होता है। और अगला अंतिम छठा बिंदु है, जीवन जीना एक कला है। निबंधकार ने कुटज के माध्यम से ये संदेश दिया है कि हजारों वर्षों से कुटज नाम प्रयुक्त होता आ रहा है। धधकती लू में भी यह हरा भरा रहता है और कठोर पाषाण को फोड़कर बरवस रस खींचकर सरस बना रहता है। कुटज प्रेरणा देता है कि यदि इस संसार में जीना चाहते हो तो कठोर पाषाण को भेद कर, कठोर पाषाण यानी पत्थर को भेद कर, पाताल की छाती चीर कर अपनी भोज सामग्री का श्रम संग्रह करो। पर आश्रित मत रहिए, दूसरे पर क्या है, आश्रित नहीं रहना चाहिए। वायुमंडल को चूसकर, झंझा तूफान से रगड़कर अपना प्राप्त श्रम वसूल कर लो।
इस तरह का जीवन होना चाहिए। सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, व्यक्ति को आत्मनिर्भर रहना चाहिए। अब अगला हमारा जो चर्चा का बिंदु है, जिस चीज़ की हम चर्चा करेंगे वो है इस कुटज नामक जो निबंध है उसके व्याख्या की दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण कुटज निबंध के जो महत्वपूर्ण गद्यांश है उनकी हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो गद्यांश है जो व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे। भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार का कचरा निचोड़ा प्रश्न सामने आ गया। रूप मुख्य है या नाम? रूप मुख्य है या नाम? नाम बड़ा है या रूप? पद पहले है या पदार्थ? सामने है पद नहीं सूझ रहा। सामने है पद नहीं सूझ रहा है। मन व्याकुल हो गया। स्मृतियों के पंख फैलाकर सुदूर अतीत के कोनों में झांकता रहा। सोचता हूँ इसमें व्याकुल होने की क्या बात है? नाम में क्या रखा है? तो ये गद्यांश है जो व्याख्या की दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम व्याख्या के जो 4 स्थायी सोपान होते हैं उसके आधार पर इस गद्यांश का, इस मार्मिक अंश का हम विवेचन विश्लेषण करेंगे। व्याख्या के 4 सोपान: संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ, कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित या लिखित निबंध, ललित निबंध कुटज से उद्धृत है, अवतरित है या लिया गया है। कुटज जो निबंध है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ललित निबंधों की श्रेणी में आता है और ये बहुत ही अच्छा ललित निबंध है। तो अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने ललित निबंध कुटज की इन पंक्तियों में नाम और रूप की लघुता, नाम और रूप की लघुता तथा श्रेष्ठता का विचार कर रहे हैं। हजारी प्रसाद जी को इस पर्वत झाड़ कुटज का नाम नहीं सूझ रहा था कि इसका क्या नाम दिया जाए, इसका क्या नाम होना चाहिए, इस दरख्त का, इस वृक्ष का। तो नाम में क्या रखा है? नाम बड़े और दर्शन छोटे। काम होना चाहिए व्यक्ति को, काम पे क्या है फोकस करना चाहिए, जोर देना चाहिए। तो अब हम प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ निहारते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने भारतवर्ष के विद्वान इस प्रश्न पर सैकड़ों बार विचार कर चुके हैं। कई बार उन्होंने डिस्कस किया है, विचार विमर्श किया है और निष्कर्ष निकाल चुके हैं। प्रश्न इस समय मेरे सामने आ गया है। प्रश्न यह है कि प्रमुखता रूप की अथवा उसके नाम की है। जिसका वह रूप है, विवेचन का विषय यह रहा है कि नाम और रूप में बड़ा कौन है, नाम बड़ा है कि या रूप बड़ा है। पद अर्थात नाम पहले आया या बना अथवा वह पदार्थ जिसके रूप के अनुसार उसे नाम दिया गया है। पदार्थ अर्थात रूप वाला वृक्ष सामने उपस्थित है, सामने उपस्थित है, पर उसे बताने वाला
पद अर्थात नाम सूझ नहीं रहा है, इसी कारण मेरा मन दुखी हो गया। जिस तरह पक्षी अपने पंख फैलाकर उड़ता है, उसी तरह मैंने अपने स्मरण विस्तार के दूर तक के भूतकाल में झांका कि इस पेड़ का कभी कोई नाम रहा भी है या नहीं रहा है। दूसरी ओर मैं ये भी सोच रहा हूँ कि इसमें परेशान होने और चिंता करने की कोई बात नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। नाम का कोई महत्व नहीं है। पदार्थ अथवा रूप तो मेरे सामने है ही, तो नाम में कुछ नहीं रखा है, ना रूप में कुछ नहीं रखा है। रखा है तो व्यक्ति के कर्म है, वो श्रेष्ठ होने चाहिए। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय दर्शन जगत को नाम और रूप वाला ही मानता है। नाम रूपात्मकम जगत, संसार में सबका नाम अलग अलग है और रूप भी भिन्न भिन्न है। और कहा भी गया है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर व्यक्ति का नाम, उसका रूप स्वरूप और उसका सोचने का नज़रिया तरीका अलग अलग होता है। इसी कारण व्यवहार चल रहा है। इससे स्पष्ट है कि नाम और रूप दोनों का महत्व है। यदि संसार में नाम और रूप एक होते तो अपराधी के स्थान पर किसी को भी पकड़कर दंड दे दिया जाता। हालांकि इसका महत्व है नाम और रूप का, उसका जो हुलिया है, उसका आकार प्रकार है और उसका नाम है, उससे क्या है व्यक्ति की पहचान होती है कि ये फला नाम का है और इसकी आकृति प्रकृति रूप स्वरूप इस तरह का है। तो तभी तो क्या है अपराधी को पकड़ने के लिए नाम और रूप से ही उसको जज कर सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में द्विवेदी जी ने नाम और रूप की चर्चा करके प्राचीन विवेचन का स्मरण करा दिया है। यदि मनुष्य अकेला हो, किसी को कुछ बताना न हो, तो बिना नाम के रूप से ही काम चल जाता है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा संस्कृत तत्सम प्रधान खड़ी बोली शैली तर्क प्रधान है तथा भाषा इसकी सहज सरल सुबोध लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम इसका जो दूसरा व्याख्या की दृष्टि से जो गद्यांश महत्वपूर्ण है उसको पहले हम पढ़ते हैं। तत्पश्चात व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि बेनाम है, इसलिए वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मोहर लगी होती है, मोहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सैंक्शन का मतलब होता है सामाजिक स्वीकृति, कहा करते हैं मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है। समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित समष्टि मानव की चित्त गंगा में स्नात। अब हम इस गद्यांश का जो कि व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसका हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण या फिर सप्रसंग इसकी व्याख्याएं करेंगे। व्याख्या के 4 सोपान संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य। तो नंबर 1 इसका संदर्भ देखते हैं।
प्रस्तुत गद्य खंड या गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित या लिखित ललित निबंध कुटज शीर्षक से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम प्रस्तुत निबंध का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत गद्य खंड में कुटज हिमालय के ऊंचे श्रृंगों पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला एक जंगली पौधा है। इस गद्यांश में लेखक ने कुटज नामक पौधे का नाम ज्ञात न होने पर भी उसकी महत्ता का वर्णन किया है। उसका नाम की जानकारी नहीं है, फिर भी क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस ही है, उसकी उपयोगिता है, उसकी महत्ता है, उसका इस गद्यांश में वर्णन किया है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक अर्थात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि नाम का महत्व इसलिए नहीं है कि वह नाम है, उसके महत्व का कारण तो यह है कि नाम को समाज ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर रखी है। नाम से क्या है, समाज में व्यक्ति का मान सम्मान, उसका गौरव, उसकी गरिमा होती है कि फला नाम के व्यक्ति हुआ था और उसने इस कार्य को अंजाम दिया था, ये बहुत ही अच्छा कार्य है, जन कल्याण का उसने काम किया है। तो सामाजिक या समाज में उसकी पहचान है, महानाम की आवश्यकता होती है। मानव या वस्तु का रूप सौंदर्य तो व्यक्ति सत्य के अंतर्गत आता है, जबकि मानव या वस्तु का नाम समाज सत्य के अंतर्गत आता है। नाम मूलतः वह होता है जिसे समाज के लोग अपनी स्वीकृति दे देते हैं। नई सभ्यता में इसे सोशल सैंक्शन अर्थात सामाजिक स्वीकृति कहा जाता है कि समाज ने क्या है, इस नाम को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसलिए लेखक कहता है कि कुटज नामक पौधे के रूप सौंदर्य को देखकर भी मेरे मन में उसके वास्तविक नाम को जानने की इच्छा है, मेरी चाहत है कि मैं इसके नाम को भी जानूं। लेखक उसका ऐसा नाम जानना चाहता है जिसे समाज ने स्वीकार किया है या उसको सामाजिक स्वीकृति मिल गई है, जो इतिहास से प्रमाणित है तथा समाज रूपी मानव की चित्त रूपी गंगा, चित्त रूपी ज्ञान की जो गंगा है में जो डूबा हुआ है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने नाम को सोशल सैंक्शन या सामाजिक स्वीकृति भी कहा है। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण या इसका कलात्मक सौंदर्य या इस पर टिप्पणी या यूँ कहें कि इसमें विशेष क्या चीज़ है, उसके बारे में तहकीकात करते हैं, जानकारी लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने यह चित्रित किया है, ये वर्णित किया है, वस्तु का नामकरण केवल सामाजिक स्वीकृति का परिचायक हुआ करता है। अंततः द्विवेदी जी ने नाम का महत्व स्वीकार कर ही लिया है। यदि नाम का महत्व नहीं था तो वे अपनी स्मृति के पंख खोलकर अपने अध्ययन के आकाश में क्यों विचरण करने का कष्ट कर रहे थे। और प्रस्तुत गद्यांश में संस्कृत तत्सम प्रधान परिमार्जित शब्दावली का प्रयोग हुआ है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए द्विवेदी जी ने अंग्रेजी शब्द सोशल सैंक्शन का भी प्रयोग किया है।
तथा भाषा सहज सरल खड़ी बोली है। लालित्य में विवेचनात्मक शैली का प्रयोग दर्शनीय है तथा प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। धन्यवाद। आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।